हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है अभ्यास पेपर सेट का दूसरा दिन है। एक सेट हम कल करवा चुके हैं और बहुत ही अच्छे से करवाए हैं, जाकर उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आज अभ्यास पेपर सेट का दूसरा दिन है और यहाँ पे देख लीजिए, यही हम बुक करवा रहे हैं। टोटली जो होता है एक सेट में 30 क्वेश्चन करवाते हुए निकलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है आपसे छूटे ना, ठीक है ना। बाकी बात रहा जहां तक सपोर्ट करने का, आप लोग चिंता मत करिए, आपके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बाकी बात आप भी जो है एकदम मेहनत करते रहिए, जहां भी दिक्कत होगा आप जब कमेंट में जरूर बताइए, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। बाकी बात चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। और जो केलेमाइन है, केलेमाइन जो होता है ये किसका अयस्क है? जिंक का, ठीक है ना। और जो गैलेना है, गैलेना हो जाएगा पीबी, अर्थात सीसा का अयस्क, सीसा का अयस्क हो जाएगा। और कैल्सीसाइड जो होगा ये कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा। कैल्शियम का अयस्क क्या हो जाएगा? कैल्सीसाइड। और सीसा का अयस्क क्या हो जाएगा? गैलेना हो जाएगा। और केलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का। और हम कल बताए थे जो पारा का अयस्क होता है क्या होता है? सिनेवार होता है। पारा का अयस्क सिनेवार होता है। और हम बताए थे लोहा का अयस्क क्या होता है? ट्रिक बताए थे महल से, मौ से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, ली से लिमोनाइट और सौ से क्या आ जाएगा? सीडेराइट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हास्य गैस कौन सी है? ठीक है ना। हंसाने वाला गैस कौन सी हो जाएगा? हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और यदि हम बात करें हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला H2O2 होता है, H2O2, इसका उपयोग करते हैं कीटाणु को नाश करने में, कीटाणु नाशक दवाई बनाने में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा में किसका उपयोग करते हैं? अम्ल वर्षा में उपयोग करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक जलवाष्प का निर्माण करता है जो ऑक्सीजन को आने से रोकता है। और हम जानते हैं कोई भी चीज तभी जलता है जब ऑक्सीजन हो, बिना ऑक्सीजन का नहीं जल सकता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लाई जाती है? क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें होता है खाने का सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक और होता है डब्बा टाइप, उसमें रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और जब दोनों मिलकर रिएक्शन क्या करता है तब बनता है। और हम एक बात ध्यान रखिएगा, जब कोई अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा गैस मुक्त करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें भी क्या होता है? दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो आग के बुझाने में मदद करता है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड C और कैपिटल O, छोटी हो देने के बाद क्या जाएगा? तत्व हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो फेफड़ा में कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में कौन होता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरा शरीर में लग जाता है, पूरा शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। HB ऑक्सीजन को क्या करता है? लेके जाता है। अब बताइए होता क्या है कि ऑक्सीजन का स्थान कौन ले लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताइए, हम एक बात जानते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं। तो उसका स्थान, ऑक्सीजन का स्थान कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। और हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है? प्राण घातक। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है? प्राण घातक। आगे देखिए, यदि हम बात करें नाइट्रोजन का, चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चिप्स के थैली में लिख देते हैं, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस। बल्ब
बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? बल्ब में नाइट्रोजन गैस। कभी कभी निष्क्रिय आता है, निष्क्रिय गैस जो कि 18वां तत्व है। निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व या जीरो से एकता वाला तत्व किसको बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो 18वां वर्ग है उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और यहां तक कि वायुयान के जो पहिया होता है, जो चक्का होता है, उसमें हीलियम गैस भरा रहता है, हीलियम गैस। और जो गुब्बारा होता है उसमें भी हीलियम गैस भरा रहता है। हीलियम गैस क्या होता है? हल्की होती है, ठीक है ना। हीलियम गैस किसमें भरा रहता है? वायुयान के टायर में। और गुब्बारा में कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम गैस, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, कौन सा स्तनपायी अंडा देता है? अधिक स्तनपायी बोलते हैं मेमेलिया वर्ग को, मेमेलिया, ठीक है ना। जो मेमेलिया वर्ग होता है उसी को बोलते हैं स्तनपायी। मेमेलिया को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया, एक होता है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया, और एक होता है यूथेरिया, यूथेरिया। मतलब ये समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। आइए यहाँ पे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया में जो भी जीव आता है वो अंडा देता है। जो भी प्रोटोथेरिया में जीव आता है वो अंडा देता है, और अंडा से जो बच्चा निकलता है उसे क्या करता है? दूध पिलाता है, ठीक है ना। दूध तो तीनों में पिलाया जाएगा, प्रोटोथेरिया में भी, मेटाथेरिया में भी जो जीव आएगा, और यहां तक कि यूथेरिया में भी जो जीव आएगा सभी अपने बच्चे क्या पिलाएगा? दूध पिलाएगा। लेकिन हाँ, फर्क कितना रहेगा? इसमें अंडा देगा, अंडा से जो बच्चा निकलेगा उसको दूध पिलाएगा, और मेटाथेरिया में क्या होगा? बच्चा होगा लेकिन अल्प विकसित, अल्प विकसित बच्चा होगा, ठीक है ना। और इसको जिसे देखा होगा कंगारू, कंगारू क्या होता है? अल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है, और उसको विकसित करने के लिए उसके पेट में क्या होता है? थैलानुमा संरचना रहता है, उसमें जाके फिर से क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है ना। और प्रोटोथेरिया में कौन आता है? प्रोटोथेरिया में एक आता है एकिडना, किडना इसका एग्जाम्पल है, और एक हो जाएगा प्लेटिपस, प्लेटिपस, एकिडना और प्लेटिपस। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा मेटाथेरिया का, वो हो जाएगा कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू हो जाएगा। और यूथेरिया में हम सब आते हैं। यहाँ क्या होता है? बच्चे को जन्म दिया जाता है और डायरेक्ट दूध पिलाया जाता है। इसमें हम सब हो गए, जानवर जितना भी हो गया इसमें हो गया। यहां तक कि चमगादड़, चमगादड़, चमगादड़ भी किसमें आएगा? यूथेरिया में, ठीक है ना। और चमगादड़ भी जो है ये पक्षी नहीं है, ये किसमें आएगा? मेमेलिया वर्ग में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? कौन सा स्तनपायी अंडा देता है? अब समझ लीजिए अंडा कौन दे रहा है प्रोटोथेरिया में। देखिए एकिडना और प्लेटिपस, ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लेटिपस, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? देखिए लेप्रोस्कोपी जो होता है एक सर्जिकल होता है, ठीक है ना। सर्जिकल मतलब जो होता है पेट उठ को फाड़ा जाता है, चीरा जाता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। इसका होता क्या है? जैसे यहाँ पे पेट है, जो उधर गुहा है, इसको क्या करेगा? कट मारेगा। यहाँ कट मार के इसको क्या किया? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा आता है ताकि क्या करे? पेट फूले, ठीक है ना। ये ताकि क्या हो? यहाँ पे फूले। फूलने के बाद क्या करता है? उसमें कुछ कैमरा डाला जाता है। कैमरा डालने के बाद जो भी अंदर में चीजें हो रहा है सभी चीज को एक मॉनिटर रहता है, उसकी सहायता से देखा जाता है वहां पे स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सर्जरी और रोग की जांच में किसका उपयोग किया जाता है? लेप्रोस्कोपी। किसका? लेप्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं सर्जरी और रोग की जांच में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव की चतुर्थ अवस्था क्या है? द्रव अर्थात पदार्थ, ठीक है ना। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा, ठीक है ना। ठोस को यदि हम गर्म करते हैं द्रव होता है, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, और गैस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लाज्मा। और ऐसा कि मतलब द्रव का 5वीं अवस्था होता है जिसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है। 5वीं अवस्था, लेकिन आप पूछ रहे हैं चौथी अवस्था क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो मिश्रित उर्वरक जो है देखिए एनपीके है, एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एन का मतलब नाइट्रोजन,
पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। और हम जानते हैं पौधे के विकास के लिए ये तीनों तत्व कितना जरूरी है, ठीक है ना। अभी हम बात करें यूरिया का, आपको पता होना चाहिए यूरिया को सबसे पहले किसने किया था, बोहलर ने। बॉयलर ने खोज किया था। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है ना। यूरिया खोज किसने किया था, बॉयलर ने किया था, जो बर्जिलियस का चेला था, ठीक है ना। और यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना होता है, 46%। यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना होता है, 46। लेकिन यदि पूछा जाए वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना है, 78%। और यदि पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो 0.03%, नाइट्रोजन पूछे तो 78%। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस होता है कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, NPK। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। गाय के दूध जो है किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन डी। हम जानते हैं विटामिन डी के कमी से क्या होता है, हड्डी कमजोर होता है। विटामिन डी के कमी से हड्डी कमजोर होता है। और इसीलिए विटामिन डी क्या करता है, गाय के दूध क्या करता है, हड्डी को मजबूत करता है, ठीक है ना। और विटामिन ए कमी से कौन सा बीमारी धरता है, रतौंधी, रतौंधी धरता है। विटामिन बी के कमी से बेरी 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 धरता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, स्कर्वी या बोल सकते हैं मसूरे से खून आना, मसूरे से खून आना, मसूरे से खून आना, ठीक है ना। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, थायमिन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक, यहां रेप हो जाएगा, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। और विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। चलिए तो आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड जो होता है आंत को प्रभावित करता है। किसको करता है, आंत को। यदि हम बात करें यकृत का, यदि आप लोगों से पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन आ जाएगा, यकृत, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। यहीं से निकलता है पीतरस, पीतरस निकलता है। यदि पूछा जाए पीतरस का जो श्रावण होता है कहां से होता है, यकृत की कोशिकाओं से होता है। और पित्ताशय नमक थैली में जाके जमा हो जाता है, ठीक है ना। और फेफड़ा से शोषण हम कहां से करते हैं, शोषण कहां से करते हैं, फेफड़ा से करते हैं। निमोनिया संबंधित जो बीमारी होता है किससे रिलेटेड है, फेफड़ा से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दांत के 3 जड़ होते हैं। कौन सा दांत है इसका 3 जड़ होता है, हो जाएगा मोलर, ठीक है ना। यदि हम बात करें दांत का, दांत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दांत देखिए, दांत का ऊपरी परत होता है इसको हम बोलते हैं इनामेल, इनामेल, इनामेल। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या होता है, इनामेल, ठीक है ना। उसके बाद यदि इनामेल को हटा दिया जाए तो अधिकतर मात्रा में क्या है, डेंटाइन है, डेंटाइन, ठीक है ना। और यदि हम बात करें दांत का 4 प्रकार है, दांत का जो होता है 4 प्रकार होता है। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंग्लिश बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में बोले तो कर्तनक, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक या चर्वनक भी बोलते हैं। और हो जाएगा चर्वनक। इसका काम होता है काटना, रदनक का काम होता है फाड़ना, अग्र चवर्णक का काम होता है चबाना, और चवर्णक का काम होता है चबाना और पीसना दोनों। मनुष्य के एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है, 32 दांत होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या जाए, किस दांत के 3 जड़ होता है, मोलर दांत के, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करता है? जो लार होता है वो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को ही बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में लार मदद करता है। क्या हम जानते हैं भोजन का पाचन मुख गुहा से ये आरंभ हो जाता है, वो भी किसका पाचन होता है मुख गुहा में? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके किसमें बदला जाता है? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदला जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि चबा चबा के खाइए, ठीक है ना। और यदि हम बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन का पाचन करता है, ऐसे प्रोटीन का पाचन पेप्सिन भी करता है, ठीक है ना, ट्रिप्सिन भी करता है और इरेप्सिन। लास्ट प्रोसेस का क्या हो जाता है? अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। प्रोटीन का इकाई क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल मिलेगा तब जाके एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। एटीपी का विस्तार रूप क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वसा पाचन कौन करता है? वसा पाचन करता है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम करता है, और इसको बदल देता है वसा अम्ल, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या था? किसका पाचन में लार मदद करती है? तो क्या हो जाएगा? स्टार्च। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आइरिस के स्थान बदलने से। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंखों के पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा यदि हम बात करें दृष्टि दोष का, तो निकट दृष्टि दोष निकट होता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, और जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसके उपचार के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस की चश्मा जरूरी पड़ता है, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए, अर्थात दूर करने के लिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो द्विफोक्सी लेंस इसको हम बोलते हैं, द्विफोक्सी, या इसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। यदि आप लोगों से पूछा जाए बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा जरूरी पड़ता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस, एक होता है ओ बिंदु कथा, उसके लिए बेलनाकार लेंस। यदि पूछा जाए आंख में, यदि हम बात करें आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? आंख में जो होता है उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है ना। आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। यदि हम बात करें आंख में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब बताइए किसी वस्तु को हम देखते हैं क्या बोलते हैं? वाव, वाव बोलते हैं। वाव से क्या हो गया? वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक। और वास क्या हो गया? वास्तविक। उससे उल्टा, उल्टा। और बताइए छोटे से आंख से बड़े बड़े वस्तु हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है। और कैसा बनता है? छोटा बनता है, छोटा। यदि पूछा जाए आंख के किस भाग पे किसी वस्तु प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है रेटिना पे, रेटिना पे, ठीक है ना, रेटिना पे बनता है। और यदि बात करें निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? निकट का जो बीमारी रहता है वही चीजें दिखता है। निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखता है, दूर का वस्तु नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है, निकट का वस्तु नहीं दिखता है। जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट का दिखता है ना तो दूर का, सही से नहीं दिख पाता, ये साफे नहीं दिखता है, सही से नहीं दिख पाता है। निकट बिंदु, मानव के आंख का निकट बिंदु मतलब कितना दूरी तक वो दे सकता है? तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर देख सकता है, और अधिकतम अनंत तक देख सकता है। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत तक देख सकता है। इस सारे क्वेश्चन क्या था? बहुत इंपोर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन हो जाएगा 1500 ग्राम, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम। कहीं ऑप्शन में रहेगा 1.5 केजी भी रहता है, कहीं 1.4 केजी भी रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1500 ग्राम हो जाएगा। यदि हम बात करें मस्तिष्क का, मस्तिष्क का जो सीपीयू का काम होता है, सीपीयू का काम करता है कौन करता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है ना। सोचने समझने की शक्ति, जो मैथ बनाते हैं, जो रीजनिंग बनाते हैं, ठीक है ना, इस सभी को जो है
कौन काम करता है? सेरिब्रम ही करता है। शरीर को स्थिति को संतुलन बनाए रखता है वो कौन बनाता है? तो जगह सेरिबेलम, ठीक है ना, सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम होता है शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1500 ग्राम तो हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? यहाँ पे हो जाएगा तपेदिक। क्या हो जाएगा? तपेदिक हो जाएगा, क्योंकि हैजा जो होता है दूषित जल से फैलता है, दूषित जल से फैलता है। और यदि हम बात करें प्लेग, ये चूहा से फैलने वाला रोग है, ठीक है ना। ऐसे देखिए, एक होता है जीवाणु, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो गया, और कृमि हो गया, कृमि हो गया। दूषित जल, दूषित जल का बात करें, दूषित जल या हवा, इस सभी के कारण जो फैलने वाला बीमारी होता है वो कौन सा होता है? संक्रामक रोग, उसको बोलेंगे संक्रामक, संक्रामक, ठीक है ना। इस सभी जो होता है इस संक्रामक रोग है, जीवाणु से फैलने वाला, विषाणु से, प्रोटोजोआ, कृमि, दूषित जल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना आता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। किसके लिए दिया जाता है? विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेला है, ठीक है ना, और वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको दिया जाता है। आगे देखिए, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन है? तो श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। और श्रीनगर को जो है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोला जाता है। किसको? श्रीनगर को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? वो कहा जाता है नॉर्वे का। किसको? नॉर्वे को कहा जाता है। और उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। उगते सूर्य का देश जापान को। यहां तक कि भूकंप का देश, सर्वाधिक भूकंपों का देश भी किसे कहा जाता है? जापान को। लेकिन बाढ़ का देश किसे कहा जाता है? बाढ़ का देश कहा जाता है बांग्लादेश को, बांग्लादेश को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मतलब कौन सा उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? देखिए, सत्य बोलते हैं मुख से, मुख से बोलते हैं मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद हो जाएगा? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यदि हम बात करें ऋग्वेद का, तो सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और न्याय सूत्र का लेखक कौन है? गौतम। ऐसे देखिए, न्याय की बात कौन बोलता है? गौतम बोलता है, ठीक है ना। जानते हैं गौतम बुद्ध, इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। सामवेद, यदि बोलेगा संगीत का, संगीत का चर्चा किस वेद में है? सामवेद में। यदि हम बात करें वेद का, वेद टोटल 4 है। एक हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, अजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद, लेकिन वही पूछेगा वेदांग कितना है? वेदांग की संख्या कितना है? वेदांग की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वेदांग की संख्या 6 हो जाएगा। इसका ट्रिक है व्या, जियो, नी, सी, कच। व्या, जियो, नी, सी, कच। व्यास हो जाएगा व्याकरण, व्यास हो जाएगा व्याकरण, और जियोस हो जाएगा ज्योतिष, नीस हो जाएगा निरुक्त हो जाएगा, और शीश हो जाएगा शिक्षा, कस हो जाएगा कल्प, छस हो जाएगा छंद। ये सभी क्या है? वेदांग है। वेदांग की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन क्या था? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील। कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, चिल्का झील। लेकिन वही यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, मीठे पानी का झील यदि पूछा जाए तो बोलिएगा वुलर झील। कौन सा? वुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यदि पूछा जाए सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा झील यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा झील जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। जो कहाँ है? केरल में है। तो क्या बोले? सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील, मीठे पानी की झील यदि पूछेगा तो वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे बड़ा झील यदि खाली पूछेगा वेम्बनाड झील हो जाएगा, जो कि कहाँ है? केरल में है। यहाँ क्वेश्चन क्या था? चिल्का झील कहाँ है? क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी हो जाएगा आइजोल। ठीक है ना, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। देखिए हम राजधानी वाला ट्रिक बनाए हुए यूट्यूब पे डाला गया वीडियो, और बहुत ही अच्छे से, बहुत छोटा वीडियो है और मतलब बहुत जल्द याद हो जाएगा। यहाँ तक कि मानचित्र का, बिहार का नक्शा, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों को ट्रिक रहेगा, हमें उम्मीद है। ठीक है ना। यहाँ पे इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कहते हैं मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू जो है किस राज्य का नृत्य है? ये हो जाएगा असम का। कहाँ हो जाएगा? बिहू हो जाएगा असम का। लेकिन यदि बिहार का बात किया जाए, बिहार का झूमर है, झूमर, झिझिया, विदेशिया, ये बिहार का नृत्य है। यदि बात करें पंजाब का, पंजाब का गिद्धा हो जाएगा, भांगड़ा हो जाएगा। इसे भी कहां का नृत्य है? ये पंजाब का नृत्य है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लंदन, जो लंदन शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन जो हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हो जाएगा? टेम्स। कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि रूस की राजधानी मॉस्को जो है किस नदी के किनारे है? मॉस्को जो वोल्गा नदी के किनारे है, वोल्गा नदी के किनारे है। यहाँ क्वेश्चन क्या था? लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नक्शे का प्रयोग, जो नक्शा होता है, मैप होता है, उसका प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? दिशा खोजने में। दिशा हो गया, स्थान हो गया, इस सभी को खोजने में किसका प्रयोग करते हैं हम? नक्शा का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। 21 आर्टिकल में निहित है, आर्टिकल 53 में बातें निहित है। ठीक है ना। जितना भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना जो कमांडर इन चीफ हो जाएगा, कौन हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पूरा दुनिया में सबसे गहरा यदि पूछा जाए क्या जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो जाएगा। आगे देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? देखिए भारत ने गोवा को जो है पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आजाद करवाया था, सेनाओं को भेजकर। मतलब वहां पे ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय क्या चलाया? सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन विजय। इसके तहत जो पुर्तगाली था उसको भगाया गया, गोवा को मुक्त करवाया गया। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
गोवा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और राज का दर्जा कब मिला? राज का दर्जा मिला था 30 मई 1987 को। 1987 को राज का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है ना? तो समझ गए कि गोवा को जो है पुर्तगालियों से आजाद कब करवाया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया था 19 दिसंबर को। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है ना? और 30 मई 1987 को गोवा को राज का दर्जा दिया गया। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी किनारे है? अभी जस्ट बताया सीन नदी किनारे है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ये लखनऊ में हो जाएगा। कहां जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, जिसका नाम अभी जो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान रखा गया है। समझ रहे ना? तो बोटेनिकल जो गार्डन है इसका नाम फिलहाल अभी जो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, H1N1 क्या है? इस स्वाइन फ्लू हो जाएगा। कौन सा? फ्लू दो प्रकार, एक स्वाइन फ्लू एक बर्ड फ्लू। तो स्वाइन फ्लू बोलते हैं H1N1, और जो बर्ड फ्लू होता है इसका होता है H5N1। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।